Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Now we are going to start our chapter 2 continue. संविधान निर्माण पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संविधान निर्माण। आज हम इस टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, इसका महत्व क्या था, ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि संविधान का निर्माण करने में संविधान सभा की क्या भूमिका थी। तो देखो, संविधान एक लिखित नियमों का संग्रह है, एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश से संबंधित, या हम भारत का ले लें तो हमारे भारत से संबंधित जितने भी प्रावधान है, नियम है, कानून है, वो सब हमारे संविधान में लिखित रूप में भर देते हैं। और संविधान सभा वो सभा होती है जिसमें बैठकर संविधान से संबंधित निर्णय लिए गए कि संविधान को कैसे बनाया जाए, किस तरह से इसकी धाराएं बनाई जाए, किस तरह से इसके अनुच्छेदों का वर्णन हो। तो संविधान सभा का गठन इसीलिए किया गया था कि संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और संविधान बनाए तो संविधान सभा। तो इस तरह से संविधान सभा और संविधान के बारे में मैंने आपको बताया। अब संविधान सभा की भूमिका यानी संविधान सभा का क्या महत्व रहता है एक देश के संविधान के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें कि संविधान जो सभा थी, जो भारत का जब संविधान बना था, आज का टॉपिक हमारा ये है, हम इस पर बात कर रहे हैं। भारत का जब संविधान बना तो सबसे पहले हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो जिन्होंने संविधान के रचने में, बनाने में सहयोग दिया, वो संविधान निर्माता कहलाते हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से शामिल थे। वो लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग वर्ग से आए हुए थे और वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समुदाय के हित की बात नहीं सोचते थे, अपने देश के हित की बात सोचते थे, अपने हित की नहीं सोचकर नागरिकों के हित की सोचते थे। इस तरह से जब भी संविधान सभा का निर्माण हुआ, सबसे पहले इस बात को प्रमुखता में रखा गया, प्रायोरिटी दी गई इस चीज को कि संविधान सभा में समाज की जो विभिन्न जगह से, विभिन्न वर्गों से लोग आए हुए हैं, वो अपने समुदाय की, अपने विशेष हितों को एक तरफ रखकर देश के लिए, नागरिकों के लिए सोचे। सबसे पहला काम उनका ये था। उसके पश्चात ऐसा नहीं कि संविधान इजीली बन गया। देखो, अब 5 लोग भी इकट्ठे होते हैं, 10 लोग भी इकट्ठे होते हैं, तो 10 विचार आते हैं दिमाग में, एक के दिमाग में कुछ, दूसरे के कुछ, तीसरे के कुछ। तो इसी तरह से संविधान जब बना और जब संविधान की बैठक हुई तो उस समय जो संविधान निर्माता थे उनमें भी बहुत बातों को लेकर बहुत बहस छिड़ी। कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर उनके विचार एकीकृत नहीं थे। कई जगह पर विरोधाभास दिखाई दिया। जैसे कि कुछ लोगों का कहना क्या था कि शासन प्रणाली जो भी हो वो केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब है कि एक ही सरकार के हाथ में हो, या विकेंद्रीकृत कर दी जाए, उसकी सत्ता को उसकी अनुषंगिक इकाइयों में बांट दिया जाए। एक एक वर्ड्स को मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ आएगा। और समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो कुछ लोग क्या चाहते थे कि केंद्रीकृत हो, जो शासन प्रणाली हो, और कुछ चाहते थे इसे बांट दिया जाए, विकेंद्रित कर दिया जाए। तो इस तरह से आपसी मतभेद छिड़ा। उसके बाद कुछ लोग इस चर्चा पे थे कि राज्यों के संबंध कैसे होने चाहिए, राज्य सरकारें कैसी हो, नागरिकों के साथ उनका बर्ताव कैसा हो, उनकी जो सीमाएं हैं वो किस तरह से हो भी या नहीं भी। भाई, केंद्र सरकार से काम चल जाए तो राज्य सरकारें क्यों स्थापित की जाए। इस तरह के कुछ विषय थे जिनके ऊपर बहुत बार चर्चा हुई। न्यायपालिका की शक्तियां कैसी हो, क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक फेमस जो न्याय तंत्र है वो हमारा न्यायपालिका है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे विवाद संबंधी मामले होते हैं जो इनको पूरी पावर है कि ये सुलझा सके। तो न्यायपालिका की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, क्या वो संविधान में वर्णित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया। क्योंकि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो ही वो
सबके लिए न्याय कर पाएगी। अगर उसको बाधित कर दिया गया, कंट्रोल रखा गया, तो सब अपने अपने हित की सोचेंगे, प्रेशर में आ जाएगी तो कोई भी फैसले को निष्पक्ष नहीं कर पाएगी। इसलिए इस चीज पर भी बार बार विचार विमर्श हुआ। संपत्ति के आधार को संविधान में रखे या उसे निजी संपत्ति का अधिकार रहने दी, जैसे कि पहले हुआ, रसिया में हुआ, आपके क्या नाम, जो आप इसके टॉपिक पढ़ोगे हिस्ट्री के, उसमें कई देशों में ऐसा हुआ कि संपत्ति के अधिकार को समाज सेवियों ने ये कहा कि निजी होना चाहिए, बोल से भी कि ये कहते थे सरकार के हाथों में चली जाए। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार का क्या किया जाए, जिसकी संपत्ति उसको निजी बनाया जाए, बैंकों के अधीन हो या केंद्र शासन के अधीन हो। इस तरह से ये कुछ विशेष मुद्दे थे जिन पर बार बार विचार विमर्श हुआ, आपस में वाद विवाद हुआ। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जो निर्विरोध पास हुआ। निर्विरोध का मतलब है जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, जो एक बार रखा गया और सभी ने उसको, उस रेगुलेशन को पास कर दिया। क्या था वो? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या होता है आज मैं बता दूं आपको, एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 साल से, या कोई भी देश अपने नागरिकों की आयु निश्चित करता है कि वोट डालने की उसकी एज इतनी होनी चाहिए, और वोट बिना पक्षपात के, रंग भेद नहीं हो, सेक्स भेद नहीं हो, जाति पाति का भेद नहीं हो, और उनके ऊपर लिंग अनुपात का भेद नहीं हो। इस तरह से बिना किसी भेदभाव के किसी भी नागरिक को, जो कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, बिना किसी जाति का भेदभाव के, बिना किसी रंग का भेदभाव के, बिना किसी लिंग का, बिना किसी समुदाय का, बिना किसी धर्म का, इन चीजों से दूर रखकर बस केवल ये देखा जाए कि वो नागरिक उस देश का है और उसकी एज 18 अबोव है, तो उसे वोट डालने का अधिकार है। तो इस तरह से ये कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए, संविधान का एक मेन प्रावधान भी है ये, जो हमें एक समानता का अधिकार दिलाता है। केवल हमने इसमें दो चीजों को रखा कि 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए और उस देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे फिर वो नेता हो, आम आदमी हो, गरीब हो या समृद्ध हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है, और हमारी जो सफल राजनीति है वो इसी सिद्धांत के पीछे चल रही है। तो जो हमारा संविधान का एक मुख्य प्रावधान है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जब संविधान सभा में रखा गया इस पहलू को, तो इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया, निर्विरोध, किसी ने इसका विरोध नहीं जताया। उसके बाद विभिन्न मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनाई गई, और शुरू में इनका मार्गदर्शन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 8 कमेटियां बनाई गई, मोतीलाल नेहरू ने। आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जब संविधान सभा बनी 1946 में, तो इसमें 8 कमेटियां थी, और उन कमेटियों को कौन चला रहा था? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, BR अम्बेडकर इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। और एक चीज और देखो, कुछ मुद्दे ऐसे थे कि इन लोगों की भी आपस में नहीं बनती थी। जैसे कि हम कह दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी पटेल साहब से नहीं बनती थी, हमेशा इनके विचारों में विरोध होता था। उन्होंने किसी बात को कह दिया तो वो इनको कभी मंजूर नहीं होती, कभी उनको नहीं होती। ऐसे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर थे, इन दोनों के भी विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि अम्बेडकर विशेष रूप से अपने समुदाय को, क्योंकि वो दलित जाति से संबंधित थे और उस समुदाय के हित की सोचते थे। क्योंकि आज से अगर हम जाते पीछे 40-50 साल पहले पीछे की तरफ, तो हम देखते हैं कि वास्तव में उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, भेदभाव हुआ, कि समाज में उन्हें एक सम्मानित दर्जा प्राप्त नहीं था, उनके साथ छुआछूत का हुआ। तो जो उस जाति से है उसे कितना संघर्ष करके वहां तक आना पड़ा था, तो वो जरूर जाहिर है कि अपनी जाति के उत्थान के लिए सोचेगा। महात्मा गांधी भी सोचते थे दलित लोगों के लिए, लेकिन दोनों के विचारों में फर्क था, वो दोनों के काम करने के तरीके अलग थे। इस तरह से इन लोगों के आपस में विचारों में विरोधाभास होते हुए भी आप देखिए कितनी मतलब एक अच्छी बात है कि इन्होंने संविधान सभा में अपने वो विचार कभी हावी नहीं होने दिए एक दूसरों पे। उन्होंने मिलजुल कर काम किया सर्वसम्मति से, जिस पर सबकी एक राय होती थी उसी से उन्होंने काम किया। अपने अपने निजी हितों को, निजी स्वार्थों को और निजी झगड़ों को एक तरफ रख दिया, मनमुटाव को, एक होकर इन्होंने काम किया। फैसले, दूसरा हमारा पॉइंट है, फैसले आम राय से हो। कोई भी प्रावधान
किसी खास हित समूह को ना देखे। मतलब जो आम जनता से राय ली गई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिर उस बात को वहां रखा गया। सबसे पहला प्रावधान मैंने बताया था यहाँ पर कि सभी वर्ग शामिल होंगे और अपने समुदाय के नहीं पूरे देश की सोचेंगे। दूसरा, यहाँ पर फैसला जो भी लिया जाएगा जनमत के आधार पर होगा, आम राय से होगा। कोई भी प्रावधान किसी खास किसी विशेष हित समूह के पक्ष में नहीं होगा कि ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। किसी भी ऐसी चीज को वहां पर स्थान नहीं दिया गया था। तीसरा, तर्क और शंका का समाधान बहुत सावधानी से लिया गया। जब भी कोई तर्क हुआ तो उस बात पर विचार किया गया कि ये बात उठी क्यों, उसका निर्णय सावधानी से लिया गया कि इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। यानी बार बार तर्क और समाधान दोनों सावधानी से लिखित रूप में लिए गए। हर चीज को लिखकर छोड़ा गया, रिकॉर्ड किया गया। काम बहुत व्यवस्थित, मतलब सही तरीके से कि कोई भी उंगली नहीं उठा सके, खुले रूप से और सर्वसम्मति से किया गया। सभी की एक राय हुई, सबके सामने वो फैसले रखे गए, निर्णय रखे गए, ताकि कोई दुराव छुपाव ना, कोई एक भी ये ना कहते कि भाई मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, मेरे सामने ये चीज नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ। संविधान सभा एक व्यवस्थित, खुले रूप से और सर्वसम्मति से बनाई गई थी। उसमें जो भी फैसले लिए गए वो भी खुले दिमाग से लिए गए। कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए सबकी सहमति से। कुछ ऐसे मेन जो सिद्धांत थे वो सबकी सहमति से संविधान सभा में तय किए गए, ताकि सब उस बात से वाकिफ हो सके। उसके पश्चात हमारा 6 पॉइंट होगा कैबिनेट मिशन। उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थी और उसकी योजना के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि हम अंग्रेजों को बुरा कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश पर आए शासन कर गए, लेकिन देखो हर चीज की अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। हमने अंग्रेजों से लिखित में हर चीज को रिकॉर्ड करना सीखा, क्योंकि उनकी आदत थी, उनको पढ़े लिखे कलर चाहिए थे हमारे देश से। इसलिए उन्होंने आम जनता को वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उन कलरकों से काम करवाया, लिखा पढ़ी करवाई। तो हमें भी उस चीज का ज्ञान हुआ, क्योंकि पहले पांडुलिपियों पे या हस्तलिखित शिलाएं होती थी, उन पर लिखा जाता था। कितने देर वो चीज सेफ रह सकती थी? नहीं ना। सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज अंग्रेज लिखकर छोड़ देते थे। तो भारतीयों ने भी यही कला उनसे सीखी। इसीलिए तो कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और जुलाई 1946 में, मतलब उस समय संविधान सभा का गठन हुआ तो करने की योजना बनाई जा रही थी कि बैठक कर रहे हैं, इसमें ये मुद्दे होंगे, लेकिन ऐसा कोई निश्चित महीना या समय नहीं दिया गया था कि उस समय होगी। उससे अगले स्टेप में दिया गया कि जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव कराए गए। ऐसे ही कोई नहीं संविधान सभा में शामिल हो गया था कि जिसका मन किया वो चला गया जी आज मैं बैठक में शामिल होऊंगा, मैं भी सुनूंगा, मैं भी अपने भी। ऐसे नहीं, जो संविधान सभा के मेंबर थे वो भी चुनकर गए थे प्रांतीय असेंबलियों से, देशी रियासतों से, तब उन्होंने संविधान की भूमिका निभाई थी। ऐसे आम आदमी भी माना जा सकता था। हमने अपने प्रतिनिधियों के रूप में अपने नेताओं को भेजा था। और उसके बाद सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद जो निर्विरोध पास हुआ, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप कह सकते हो कि संविधान सभा के बनते ही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का चरित्र कहा गया, क्योंकि तुरंत आजादी के आसपास आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था। उस समय हम अपने संविधान के लिए भी चीजों को बनाने की सोच रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता का एक चरित्र था वो उजागर हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान सभा द्वारा अनेकों बार परामर्श हुआ और एक परामर्श लिया गया, जिसके अनुसार एक मुख्य समिति, प्रमुख समिति और कई अन्य समितियां बनाई गई। भाई एक जगह पर किसी बात पे चर्चा हो रही है, एक जगह पर किसी बात पे फिर सबके विचार लेकर फिर एक बड़ी समिति में बात होती थी। तो इस तरह से इस प्रारूप समिति के प्रमुख, आपको ध्यान देना है, प्रारूप समिति के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। इन्होंने विचार विमर्श के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार किया कि ऐसा संविधान होना चाहिए, उसका प्रारूप बनाया। उसके पश्चात 114 दिनों तक इस पर वाद विवाद होता रहा, चर्चाएं होती रही। लगभग 3 वर्षों में संविधान का बनाने का काम पूरा हुआ था। आप मानते हो 365 एक साल के दिन होते हैं, तो आप देखो कितने दिन लगे होंगे
इस संविधान सभा की कार्यविधि में। कोई सहज काम नहीं था, ये बहुत जटिल काम था। आपस में विचारों का नहीं मिलना। आज हम एक फैमिली में बैठ के किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, 10 मिनट में लड़ पड़ते हैं। किसी के विचार कहीं जा रहे हैं, किसी के उठ के चल देंगे। तो क्या होता है इससे? सर्वसम्मति से यहाँ विचार हुआ, सबकी राय से हुआ। 3 साल तक लगभग काम चला, 114 दिन तक। उसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो भी मुद्दे थे, वाद विवाद जिन पर खड़ा हो सकता था, उनको सामने रखा। सदस्यों ने इन्हें, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उसे ध्यानपूर्वक समझा, कई बार उस पर विचार विमर्श किया और प्रत्येक धारा पर एक बार नहीं अनेकों बार विचार हुआ। एक एक चीज को 20-20 बार, 50-50 बार समझा गया, ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना आए। रोज रोज तो संविधान बनाए नहीं जाते, इतनी मुश्किल से बनाए। और देखो सबसे बड़ी बात, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, हर बात और हर चीज को लिखित रूप में भी रखा गया, रिकॉर्ड भी किया गया। आप देखोगे ना, कभी कभी जब हमारे मेन फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस पर दिखाते हैं ये चीजें। आप देखा करो, टीवी को देखा करो, कम से कम रोज देखना चाहिए, न्यूज का पता लगता है। नहीं देखते तो मेन ओकेजन पर जरूर देखा करो। तो उस पर क्या हुआ, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, हर बात को रिकॉर्ड किया गया, ताकि बाद में कोई झूठा ना बना सके। सुनने की जहां में जरूरत पड़े, मार्गदर्शन की जहां में लगे, हम उस चीज को देख सके, लिखी हुई चीज को पढ़ सके। इसलिए लिखित में लिखी गई हर चीज को रिकॉर्ड किया गया। और इसे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा का नाम दिया गया। और 2000 से भी ज्यादा संशोधनों पर विचार विमर्श हुआ। संशोधन का मतलब है जो कानून बन गया उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे नए परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे 2000 विषय थे जिन पर बार बार विचार विमर्श किया गया। और 1949 को नवंबर, 26 नवंबर, डेट दोनों सेम है, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था संविधान सभा के द्वारा। लेकिन 1 साल बाद इसे लागू किया गया, ताकि कुछ अगर दिक्कतें आए तो वो भी ऐड हो सके या हटाई जा सके। 1 साल ऑब्जर्वेशन के बाद इसे 1950 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर अगर नहीं होता है, कुछ बच्चे मुझसे बार बार एक चीज पूछते हैं कि मैडम ये रफ में लिखना है, फेल में, रफ नोटबुक में या फेल में। तो बेटा, एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल भी किया कि मैडम पहले तो आप कह रहे थे रफ में लिखना है, आज आप कह रहे हो फेल में। तो बेटा, रफ में तब तक लिखना था जब तक आपके लेसन सेम नहीं हो गए थे। क्योंकि मैंने अपने सेक्शन में 1 2 3 लेसन तक करवा चुकी थी मैं ज्योग्राफी के, 3rd स्टार्ट था, बाकी सेक्शन में पीछे चल रहे थे। तो उनको अब करने के लिए भाई आप लोग फेल में उसको दोबारा क्यों रिपीट करो, उसको रफ में लिख लो। और जब हम सेम आ गए, जो हमारी पॉलिटिकल की बुक है ये बिल्कुल सेम चल रही है सभी सेक्शंस में, इसलिए इसको मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपको रफ में नहीं लिखना, फेल में लिखना है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जो पॉलिटिकल की बुक स्टार्ट करी है सभी बच्चों को फेयर में लिखना है, जो भी मैं पिक भेजती हूँ उसको उतारना है और याद करना है। और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछा कीजिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं आपको, क्योंकि मैं हर वीडियो के बाद बताती हूँ। ठीक है, और हर चीज को आपको याद करना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।